नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। पिछले 3-4 दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र। और बजट सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आज एक और बड़ी खबर की शक्ल में हाथरस रेप कांड का फैसला भी आया है। 2.5 साल पहले जो ये वारदात हुई थी, जिसने न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और इस फैसले पर जो पीड़ित लड़की थी उसके घर वाले सवाल भी उठा रहे हैं। वो इससे खुश नहीं है क्योंकि 4 में से 3 आरोपियों को तो अदालत ने बरी ही कर दिया है और हत्या का मामला किसी पर नहीं है। वो गैंग रेप जिसे लेकर पूरे देश में बवाल मचा था, कोर्ट के मुताबिक गैंग रेप हुआ नहीं था। तो ये तमाम चीजें हैं जो हाथरस फैसले पर सवाल उठा रही हैं। लेकिन इन सबसे अलग उत्तर प्रदेश में एक और सियासी गतिविधि है जो लगातार करवट ले रही है। वो है रामपुर की स्वार टांडा सीट पर होने वाले उपचुनाव की। आपको याद होगा कि करीब 2 हफ्ते पहले अब्दुल्ला आजम के बेटे माफ कीजिएगा, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक थे स्वार टांडा सीट से, उन्हें एक मामले में 2 साल की सजा हुई। उनकी सीट चली गई, जो कि कानूनन 2 साल की सजा होने पर विधायकी या सांसदी चली जाती है। वो उससे इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद वहां अब उपचुनाव होना है। वो उपचुनाव कब होना है ये एक बात है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रामपुर में लोकसभा और विधानसभा का एक एक चुनाव गंवा चुके आजम खान के लिए ये इज्जत और सियासत दोनों को बचाने का शायद आखिरी मौका होगा, स्वार टांडा विधानसभा सीट का उपचुनाव। तो यहाँ पर आजम खान की क्या रणनीति होगी? मैं आजम खान इसलिए कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि रामपुर में जो चुनावी रणनीति होती है वो समाजवादी पार्टी की नहीं होती है, वो आजम खान की ही होती है। पिछले कई सालों से हम ये लगातार देख रहे हैं। तो इस बार स्वार टांडा सीट से आजम खान के बेटे के हटने के बाद क्या आजम खान के परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा या फिर कोई और बाहर से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव किसी को लेकर आएंगे? 2 चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा और विधानसभा का। हार की हैट्रिक की कगार पर हैं आजम खान रामपुर में। कुल मिलाकर क्या होने जा रहा है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तमकीन फयाज साहब। रामपुर से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और आजम खान की रामपुर की पॉलिटिक्स को पिछले करीब 3 दशक से बेहद करीब से देख रहे हैं। हम तमकीन साहब से जानने की कोशिश करेंगे रामपुर के सियासी हालात स्वार विधानसभा के उपचुनाव से पहले। सैयद कासिम हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। लगातार हम उत्तर प्रदेश की तमाम सियासी घटनाओं पर सैयद कासिम साहब की टिप्पणियां अपने कार्यक्रमों में और उनके अपने प्लेटफॉर्म पर भी देखते रहते हैं। अमीश राय हमारे साथ हैं, जो कि uptak.in हमारी जो वेबसाइट है उसके एडिटर हैं। तो सबसे पहले मैं तमकीन साहब से शुरू करता हूं, क्योंकि उनसे हमें एक जमीनी नब्ज समझने को मिलेगी। तमकीन साहब, 2 हफ्ते पहले ये घटनाक्रम हुआ था कि अब्दुल्ला आजम की सीट चली गई, लेकिन अब उसके बाद से जाहिर तौर पर तैयारियां तो जरूर चल रही होंगी उपचुनाव को लेकर। क्या सरगर्मियां हैं, क्या सुगबुगाहटें हैं? सबसे पहले तो चुनाव कब हो सकते हैं, और फिर अगर वो जब भी होंगे तो आजम खान की और उनके परिवार की पॉलिटिक्स कहाँ खड़ी हुई है इस उपचुनाव को लेकर? जी नीरज जी, बहुत शुक्रिया। आपने ये जो टॉपिक उठाया वाकई बहुत अहम है और खासकर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है उसकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। क्योंकि देखिए, वैसे तो ये एक विधानसभा का उपचुनाव है, लेकिन इससे न केवल ये कि समाजवादी पार्टी, बल्कि मैं कहूं कि पूरे प्रदेश की राजनीति में आगे किस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर इक्वेशन बैठना है वो यहीं पर निर्णय होगा। क्योंकि देखिए, आजम खान का परिवार ये एक पूरा राजनीतिक परिवार है और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 5 दशकों में राजनीति के जरिए से अपना एक वर्चस्व यहाँ पर इस क्षेत्र में कायम किया है। वो खुद भी 10 बार यहाँ विधायक रहे हैं रामपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से। उनकी पत्नी भी यहाँ पर रही है, एमपी भी रहे और लोकसभा में भी चुने गए, राज्यसभा में भी रहे। उसके अलावा उनके जो बेटे हैं जिनको उन्होंने अपना एक तरीके से यूं तो 2 बेटे हैं, अदीब आजम खान और अब्दुल्ला आजम, लेकिन राजनीतिक विरासत कह ले या उसकी जिम्मेदारी कह ले, उन्होंने अब्दुल्ला आजम खान को दी है। और वो रामपुर के जब स्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए
उसके बाद एक विवाद खड़ा हुआ था जिसमें उनकी जो जन्म तिथि है उसको लेकर पैदा हुआ कि दो अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र, एक 1990 का और एक 1993 का, यानी लगभग 3 साल के फर्क से अलग अलग दो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर विवाद हुआ। क्योंकि अगर 93 का जन्म प्रमाण पत्र माना जाता है तो उनकी जो चुनाव जिस समय वो लड़ रहे थे तो उनकी आयु उसके न्यूनतम जो मानदंड है उस पर पूरी नहीं होती थी। और यही मामला जब कोर्ट में गया तो जो निर्णय वहां से आया उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ 1993 मानी गई और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। लेकिन सदस्यता रद्द करने के बाद जो स्वार विधानसभा क्षेत्र है वो पूरी तरीके से खाली पड़ा रहा, कोई उपचुनाव उसमें नहीं हुआ। और आखिर जब आम चुनाव आए विधानसभा के तो उसके साथ दोबारा चुनाव हुआ। इस बीच अब्दुल्ला आजम खान जेल में रहे, 27 महीने आजम खान रहे, अब्दुल्ला आजम कुछ कम दिन रहे, लेकिन वो इस चुनाव में अच्छे मार्जिन से, लगभग 60,000 से अधिक मार्जिन से दोबारा विजयी हुए और एक बार फिर विधायक बन गए। अब सवाल ये हुआ कि उनकी जो ये विधायकी है वो मुरादाबाद जिले में एक रोड जैम को लेकर एक मामला लंबित था और उसके ऊपर एक फैसला आया मुरादाबाद MP MLA कोर्ट से, जिसमें अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान को 2-2 साल और 6-6 माह और 1 माह अलग अलग धाराओं में सजा हुई। और उसके चलते आजम खान की तो विधायकी पहले जा ही चुकी थी, अब्दुल्ला आजम खान की भी विधायकी जो है वो शून्य मानी गई। और उसके बाद आज की स्थितियां ये है कि स्वार विधानसभा क्षेत्र जो है रिक्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन चुनाव के लिए जो नोटिफिकेशन होता है वो अभी नहीं हुआ है। खास वजह यह है कि जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहे हैं, चुनाव आयोग को घोषित करना है इसमें। लेकिन जो अब्दुल्ला आजम है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिला जज मुरादाबाद के यहाँ अपनी एक अर्जी लगाई थी और इस सजा को होल्ड करने की एक उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी। अगर ये सजा होल्ड कर दी जाती है तो ये चुनाव फिर नहीं होगा। वहां से बेशक उनको निराशा हुई। अब ये स्थितियां जो है ये कहना चाहिए हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं। हाई कोर्ट में क्या निर्णय आएगा, लेकिन ये जुरिडिक्शन जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का है। अगर कोर्ट के प्रोसेस से पहले, किसी कोर्ट के ऑर्डर से पहले चुनाव आयोग इसमें नोटिफिकेशन कर देता है तो चुनाव हो जाएंगे। और उसमें किस तरीके से कौन कौन क्या परिस्थितियां होंगी, देखिए मुख्य तौर पे भारतीय जनता पार्टी इसके लिए दावेदार होगी ही, आप समझ सकते हैं। लेकिन ये विधानसभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने आम चुनाव में खुद न लड़ते हुए अपने सहयोगी पार्टी अपना दल को दे दी थी और उसके द्वारा जो रामपुर का नवाब परिवार है उसके सबसे छोटे सदस्य या कहें कि युवा सदस्य वो हमजा मियां, जिनको नवाब हमजा मियां कहा जाता है, नवेद मियां के बेटे, उन्होंने अब्दुल्ला आजम खान से चुनाव लड़ा था अपना दल के टिकट पे। हालांकि विजयी अब्दुल्ला आजम हुए थे, लेकिन एक बार फिर वो इस तैयारियों में है। हालांकि आप समझ सकते हैं कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या वो गठबंधन करेगी, क्या ये सीट अपने एलआई को छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, ये एक अलग सवाल है। और अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ती है तो किसको टिकट मिलेगा, ये भी एक काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटीज अलग हैं। इसमें जो क्षेत्र के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, या यहाँ पर जातिगत आधार पर जो दलित वर्ग की तरफ भी काफी ज्यादा विचार भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में दलित वोट हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अट्रैक्शन हो सकता है। उसके अलावा पूर्व सांसद हमारी जो फिल्म अभिनेत्री है जयप्रदा, वो भी मुख्यमंत्री जी से मिली और एक चर्चा यहाँ पर यह शुरू हो गई है कि संभवतः वो भी स्वार विधानसभा सीट में
चुनाव के लिए दावेदारी कर सकते। पिछले कुछ दिनों से हम उनके बयान भी अचानक देख रहे हैं, मतलब वो कहीं पर नहीं दिखते थे, पिछले कुछ दिनों से उनके बयान भी आने लगे हैं कि आजम खान को लेकर। जी 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 जी, बयान भी सीधे तौर पे। हाँ जी बिल्कुल जी, तमकीन साहब अपनी बात पूरी कीजिए। जी ये अब ये परिस्थितियां हैं, देखिए इसके बाद में सभी की निगाहें जो है वो स्वार विधानसभा क्षेत्र में है कि किन परिस्थितियों में किस तरीके से ये चुनाव कब घोषित होता है और उसके बाद में भाजपा की क्या रणनीति होगी। खुद आजम खान, जिस तरीके से आपने कहा कि रामपुर में समाजवादी पार्टी का मतलब आजम खान और आजम खान का मतलब समाजवादी पार्टी, उनके लिए एक सबसे बड़ा जीत का घर यही है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में उनको किसी तरफ किसी से कोई एनओसी या कोई जवाब नहीं लेना है। बिल्कुल लास्ट आवर्स तक उनके पाले में गेंद रहेगी और जब चाहें जिसको चाहें वो टिकट के लिए घोषित कर सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा प्रोसेस है, उनकी जांच होती है, तमाम समितियां बैठती हैं, एक संगठन होता है और रिपोर्ट्स होती हैं, उसके आधार पर हाईकमान तय करता है। और इस वजह से उनके कैंडिडेट के लिए कुछ मजबूरियां ये हैं कि उनको पहले घोषित करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आजम खान के पास अपर हैंड होगा कि वो उस कैंडिडेट के हिसाब से अपने किसी प्रत्याशी को चुने। हालांकि उनके जो परिवार के लोग हैं उसमें अब बहुत मुश्किल लग रहा है कि कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो मुकदमों में पहले ही चल रहे हैं और अभी हाल ही में अदालत ने कुछ सम्मन जारी किए हैं 2 दिन पहले। उनमें खुद अदीब आजम खान और एक आजम खान की बड़ी बहन है अफलाक, जो उनकी बड़ी सिस्टर है, उनके नाम भी सम्मन जारी हुआ है। जो एक यहाँ पर मामला लंबित था वो चल रहा है अदालत में और उसमें काफी दिन से उनकी हाजिरी माफी चल रही थी। तो अब इस डेवलपमेंट को देखते हुए भी ये लग रहा है कि क्या ऐसी स्थितियों में कि जब सभी लोग कहीं ना कहीं कोर्ट में वांछित हैं या कोर्ट में उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या जनता इस बात को एक बार फिर रिस्क लेने के लिए तैयार होगी कि किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताया जाए जिस पर फिर अदालती फैसलों की तलवार लटक रही। ऐसी परिस्थिति में क्या वो अपने खानदान से बाहर का कोई व्यक्ति लाएंगे। स्थानीय तौर पर स्वार एक ऐसा क्षेत्र रहा है कि पहले यहाँ पे जो रामपुर के नवाब थे खुद वो यहाँ से चुनाव लड़े विधानसभा का, और उनके बाद जो यहाँ पर मिक्की मियाँ साहब यहाँ पर रहे वो भी यहाँ से चुनाव लड़े, नवेद मियाँ यहाँ से चुनाव लड़े। इसके अलावा पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना जो कि आकाश सक्सेना के पिताजी हैं, वो भी यहाँ से 4 बार विधायक रहे और वो मंत्री भी बने। कुल मिला के आप देखें तो स्वार विधानसभा क्षेत्र का स्थानीय व्यक्ति कभी यहाँ पर नहीं बन पाया और हमेशा बाहर के लोग, बड़े कहना चाहिए कैनवास के लोग, राजनीतिक कद्दावर लोग, चाहे वो नवाब परिवार के हों, फिर उसके बाद अब्दुल्ला आजम खान 2 बार बने, बाहर से लोग जाकर यहाँ पर चुनाव लड़ते रहे और वहां पर जीतते रहे। इस बार एक बात ये भी जरूर मानी जा रही है कि एक मुद्दा ये भी रहने वाला है कि वहां पर स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि इस बार हम कोई ना कोई लोकल व्यक्ति, यहाँ का लोकल राजनीतिक यहाँ पर चुनाव लड़े, और उसमें अभी से गोलबंदी शुरू हो गई। जी नीरज, ये बड़ी सबसे अहम बात है, क्योंकि हमारे पास जो अभी का शुरुआत में ही जो हमारे रिएक्शंस आ रहे हैं, हमारे दर्शकों की जो राय आ रही है, उसमें भी काफी लोगों का ये कहना है कि बाहर के परिवार से बाहर के किसी कैंडिडेट को चुनाव लड़वाना चाहिए। सैयद कासिम साहब, आपसे मेरा यही सवाल है कि ये सवाल शायद सबसे अहम होगा कि जब स्वार विधानसभा का अगर उपचुनाव हो रहा है तो वहां पर कैंडिडेट कौन होगा, आजम खान की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से। आपको मौजूदा हालात जो आजम खान परिवार के हैं, जो अभी तमकीन साहब ने जिनका ब्यौरा दिया, उनको देखते हुए आपको क्या लगता है कि 2 चुनाव रामपुर में एक के बाद एक हार चुकी समाजवादी पार्टी अपनी इस तीसरे चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति अपनाएगी? नीरज जी से मेरा थोड़ा सा एंगल अलग है। मेरा मानना है कि आजम खान से ज्यादा इस वक्त ध्यान भारतीय जनता पार्टी का,
स्वार में बीजेपी लड़ेगी कि अपना दल लड़ेगी? क्या स्वार में भारतीय जनता पार्टी अपना दल को सीट छोड़ेगी? क्या स्वार में जो आकाश सक्सेना के पिताजी की सीट रही है, वो वहां से विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, क्या उनको लाया जा सकता है? क्या वहां का जो एससी कॉम्बिनेशन है, लोधी वोट बहुत ज्यादा है स्वार में, क्या कोई लोधी कैंडिडेट हो सकता है? वहां से लोकसभा सांसद जो है उनका रवैया, उनका रोल क्या होगा? फिर जैसा आपने जयाप्रदा की बात की, जयाप्रदा क्या विधानसभा में जाने की इच्छुक है, ये भी एक। तो आजम खान से ज्यादा बीजेपी के लिए स्वार अहम इसलिए, और मुझे लगता है कि जो अगर बीजेपी में अंदर से सारी चीजें दुरुस्त होती नीरज जी, तो वहां चुनाव की घोषणा हो चुकी होती और निर्वाचन आयोग तिथियों की घोषणा कर चुका होता, अदालती प्रक्रिया के उलझने का इंतजार न करता। एक चीज। दूसरी चीज ये, क्या दूसरा कोई आसिम है वहां? क्या कोई दूसरा आसिम राजा है? भाई जैसे एक आसिम राजा लोकसभा, वही आसिम राजा विधानसभा, उसके बाद क्या कोई दूसरा आसिम राजा ऐसा है जो आजम खान के लिए इस सीट पे आके लड़े? क्योंकि आजम खान के परिवार की जो स्थिति है, इस पर हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। तमकीन भाई ने भी की, हमारे आमिर ने भी उस पर बात की, हम लोगों ने भी की, कि उनके परिवार में अब्दुल्ला उनके राजनीतिक वारिस हैं, लेकिन अब्दुल्ला के भाई यानी की पत्नी यानी अब्दुल्ला की भाभी, उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं। लोकसभा चुनाव में इसको लेके बहुत सी बातें आई थी, उनके टिकट जब नहीं हुआ था, आसिम को टिकट दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद से वो चीजें खामोशी में बदल गई। तो क्या उनका कोई रुझान आता है? क्या काजिम अली खान, नवेद मियां और हमजा मियां अगर अपना दल टिकट नहीं देती है और अपना दल को सीट नहीं जाती है, भारतीय जनता पार्टी को सीट चली जाती है, देखिए इस बार के चुनाव में अब जो पूरा जो फोकस है ना, वो आजम से हटके बीजेपी की टीम की तरफ, क्या और बीजेपी की टीम और क्या कहते हैं ये नूर महल, ये यहां से मामला फंसता है। क्या नूर महल दूसरा कोई एक वो खुलेगा रास्ता नूर महल के नाम पे? चूंकि अगर काजिम अली खान की वो सीट थी, हमजा लड़ चुके हैं, बड़ी मेहनत उन्होंने की, बड़े मुकदमे उन्होंने किए, बड़े कागजात उन्होंने इकट्ठे किए, बड़े FIR, बड़ी गवाहियां, और खुल के बीजेपी का प्रचार उन्होंने किया, कांग्रेस से निकाले भी गए, उसके बावजूद उन्होंने किया, बीजेपी के मंच पे गए योगी के। भाई ये सारी चीजें, ये थोड़ा सा ऐसा पेच है, और इसमें चुनाव में लगातार देरी होना इस पेच पे मोहर लगाता है कि हाँ कुछ तो है जिसकी पर्दादारी नीरज जी, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि क्या आजम खान इस हैट्रिक जो होने वाली बीजेपी की है या गठबंधन की है या बीजेपी किसी नए दल का समर्थन करने, जो भी XYZ से जिस तरह से भी ले ले, क्योंकि अभी उधर के सारे पत्ते बंद हैं, कार्ड्स क्लोज हैं, कार्ड्स खुले नहीं है, तो क्या तीसरी बार आजम खान हारने की जो इम्कानात उनको लग रहे होंगे जब वो शहर हार गए? हालांकि स्वार में भी मुस्लिम मतदाता, जहां तक मेरी जानकारी है, वो 40% प्लस है, मुझे जो जानकारी है उसको तमकीन भाई बाद में करेक्ट करेंगे। क्या बीजेपी के वो लीडर जो वहां पर आजम खान से खुल के मुखालफत करते हैं और मुस्लिम हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी एक यहाँ पे आकाश सक्सेना को जिताने के बाद, क्योंकि वो प्रतिष्ठा की सीट थी, स्वार में क्या अपने किसी मुस्लिम लीडर को इस्तेमाल कर सकती है जो पसमानदा भी हो और बीजेपी का वो पसमानदा कार्ड काम कर जाए? ये भी एक लोकसभा चुनाव से पहले ये भी एक कार्ड हो सकता है, क्योंकि ये मामला रामपुर का सिर्फ लखनऊ में नहीं तय होगा। रामपुर के मामले को तय होने के लिए दिल्ली तक जाना पड़ेगा, और दिल्ली में बैठे हुए जो लोग हैं, वो जो हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, उस लाइन पे उनका भी विचार होगा कि भाई ऐसा है कि हम मुसलमान वोट सिर्फ ऐसे ही चाहेंगे, क्या हम कोई मुसलमान विधायक नहीं बनाएंगे, क्या हम मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, क्या हम सिर्फ पसमानदा कह के वोट ले लेंगे, क्या हम पसमानदा को भागीदारी नहीं देंगे? उपचुनाव है, और ये उपचुनाव तो 4 साल वाला है नीरज जी, ये वो 2 साल और 1.5 साल वाला उपचुनाव नहीं, तो पूरी विधानसभा मिलेगी जो जीत के जाएगा। तो इन सब पेचों को देखते हुए मेरा अपना नजरिया, मेरा अपना कैलकुलेशन, मेरी अपनी राजनीतिक समझ जो है, वो पहली बात तो यह है कि आजम के परिवार से आजम किसी को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, बिल्कुल स्पष्ट। इसको इस लाइन को तो मैं इसलिए इस भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि अगर उन्हें लड़ाना होता तो ये 2 चुनाव में आसिम रजा अपने दूध के रूप में उन्होंने लड़ाया होता, और 2 हारने के बाद तीसरे में ले जाके किसी को बलि का बकरा बना दें, मुझे लगता है कि इसके लिए आजम खान तैयार नहीं होंगे। और ये तीसरा कौन होगा? ये क्या अखिलेश यादव से कह देंगे आजम खान भाई ऐसा है कि 2 हमने लड़ा लिए, ये आप लड़ा लिए? क्या वो लोग जो आजम खान के खिलाफ टिकट मांग रहे थे, जिन्होंने बिल्कुल टिकट पर्चे खरीद लिए थे, जो वहां की तीसरी बिरादरी से आते हैं, जो सबसे मजबूत है, जिनके बारे में हम तमकीन भाई आप लोग हम लोग चर्चा कर चुके हैं, क्या उनमें से कोई होगा? क्या कोई गाढ़ा बिरादरी का होगा? क्या कोई तुरुक बिरादरी का होगा? समाजवादी पार्टी क्या पठान से
तुरुक की तरफ जाएगी, ये सारी चीजें भी देखने वाली होंगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या बीजेपी इस सीट को अपना दल को देगी, और अपना दल से क्या नूर महल का कोई चश्म चिराग। और एक चीज और, रामपुर की ग्राउंड रिपोर्ट जो कहती है अगर हमजा चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव फिर वो गठबंधन का प्रत्याशी जीतना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। काजिम अगर चुनाव लड़ते हैं, वो किसी भी पार्टी से लड़े, तो काजिम के लिए चुनाव, जो नवेद मियां है काजिम अली खान, उनके लिए वहां की ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि काजिम की इज्जत है और नवेद और अब्दुल्ला में कोई ज्यादा फर्क वहां की जनता महसूस नहीं करती। नीरज जी, कासिम सर, आपने लगता है तमकीन सर का कुछ नेटवर्क चला गया, बीच में वो जुड़ेंगे तो हम उनसे सवाल ले लेंगे। तमकीन सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी। जैसा कासिम सर बता रहे थे कि जो स्वार टांडा के सीट की जो सियासत है, करीब वो 40% या कई जगहों पर 50-55% कोट किया जाता है कि मुस्लिम वोटों की संख्या वहां इतनी है। जो पिछला रामपुर में हम लोगों ने उपचुनाव देखा, तमकीन फैज साहब, उस उपचुनाव में जो रिजल्ट आया, उसके बाद उस उपचुनाव से पहले ही आजम खान ये आरोप लगा रहे थे कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में जो वोटर्स हैं उनको नहीं निकलने दिया जा रहा है। स्वार टांडा सीट में भी मुस्लिम वोटर्स की संख्या अधिक है। मतलब उस समय डेटा भी ये आया उस उपचुनाव का कि कुछ सीटें जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में थी उनमें 20%, 22% पोलिंग हुई, और जो हिंदू डोमिनेटेड एरिया की सीटें थी उनमें 80% पोलिंग हुई। तो स्वार टांडा में भी जो वोटों का अंकगणित तो कहता है कि वो सीट आजम परिवार के फेवर वाली सीट है, और आजम खान ने उस सीट को, जैसा कासिम साहब बता रहे थे कि हमजा परिवार से, उस सियासत से उसको छीना। बीजेपी एक समय वहां बीजेपी का भी बहुत प्रभुत्व हुआ करता था उस सीट पर, तो आजम खान ने अपना दायरा वहां खुद बनाया। तो क्या आपको लगता है कि प्रशासनिक दखल की वजह से आजम के इस वर्चस्व को तोड़ पा रही है बीजेपी? क्योंकि पहले रामपुर, फिर स्वार टांडा से उनकी सियासत गड़बड़ हो रही है, तो क्या अब वो अपने इस आखिरी किले को भी नहीं बचा पाएंगे, और कहीं इसके पीछे की वजह प्रशासनिक दखलंदाजी नहीं है? और अगर नहीं है तो क्या वहां की मुस्लिम सियासत अब दूसरा करवट ले रही है, वो दूसरा लीडरशिप तलाश रही है? जी अमित जी, देखिए, स्वार टांडा एक बहुत अजीब तरह की परिस्थितियों की विधानसभा है। और मैं आपको बताऊं कि अभी जिस तरीके से राजनीति का ध्रुवीकरण चलता है, जिस तरीके से धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण होता है, वो रामपुर की जो विधानसभा है, स्वार और नगर, ये नवाब परिवार के खिलाफ जो बगावत का बिगुल बजाने वाले दो नेता एक साथ लगभग इमरजेंसी के टाइम से इनका उदय हुआ। इसमें एक है आजम खान और दूसरे हैं शिव बहादुर सक्सेना। आजम खान ने हमेशा मुस्लिम पॉलिटिक्स की और मुसलमानों को एकत्र किया, उनके नाम पर राजनीति की। और उस समय जब बाकी प्रदेश में कहीं हिंदुत्व के नाम पर और राजनीति नहीं होती थी, या बहुत कम ऐसी मिसालें थी, उस समय भी रामपुर की स्वार विधानसभा क्षेत्र में काफी कट्टर हिंदू की छवि रखने वाले शिव बहादुर सक्सेना 4-5 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। मजेदार बात यह है कि रामपुर नगर से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन की विधानसभा स्वार है। आज भी वहां पे 60% में मिली थी। जी जी, मैं वही बता रहा हूँ कि 60% से अधिक आज भी मुस्लिम वहां पर जनसंख्या है, जबकि रामपुर नगर में इतना जो मुस्लिमों का परसेंटेज है वो इतना नहीं है, कम है। और ये पहले भी था, 70% के लगभग कभी यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या थी जो परिसीमन से पहले। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट विजयी हुआ करते थे, शिव बहादुर सक्सेना। उनका जो राजनीतिक पूरा एक कहना चाहिए जातिगत आधार था। मुसलमानों में कई बड़ी जातियां हैं वहां पर जिनको लेकर चुनाव हुआ करता है। इसमें खासकर तुर्क बिरादरी के लोग हैं, उसके बाद अंसारी हैं, शेख बिरादरी के लोग हैं। तो ये सारे लोग जो हैं, ये कहीं ना कहीं
एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं राजनीति कर पाते हैं। जहाँ एक बिरादरी जाती है उसके खिलाफ दूसरी बिरादरी खड़ी होती है, और शायद यही वजह है कि जिसका फायदा उठाकर शिव बहादुर सक्सेना जीतते रहे और उनको बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट भी मिलता। लेकिन नवाब परिवार के वहां पर जो काजिम अली खान नवेद मियां ने जब वहां पर जाकर चुनाव लड़ा, तो वो एक ऐसी इक्वेशन बनी कि उसमें हिंदू, मुसलमान, पठान, तुर्क, उसमें से थोड़े थोड़े सभी जो है कि नवाब के नाम पर एकत्र हुए और वहां से लगातार 4 बार वो विधायक बनते रहे। उनको हराने वाले अब्दुल्ला आजम भी उसी रणनीति पर चले, और उन्होंने भी जिस तरीके से चुनाव लड़ा उसमें सभी वर्गों को सभी उसमें पैंट बनाई और अपना कामयाबी उन्हें मिलती रही। आज जो परिस्थितियां हैं वो देखिए बिल्कुल अलग तरह से हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी में जातिगत आधार साधते हुए लक्ष्मी सैनी वहां पर लड़ा करती थी, क्योंकि सैनी बिरादरी की वहां पर काफी बड़ी तादाद है। हालांकि उनसे ज्यादा जो यहाँ पर जाटव बिरादरी के लोग हैं, लेकिन जो मौर्य और सैनी और जाटव, ये 3 बड़ी जातियां हैं जो कि अगर आप 40% में जो वहाँ के हिंदू वोटर्स हैं उसमें डिवीजन है। वो सारे के सारे क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ एकत्र हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और शायद यही वजह है कि इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जाटव बिरादरी का कोई कैंडिडेट ऐसा ढूंढने के लिए जो है वो कोशिश कर रही है कि क्योंकि अगर जाटव वोटों को वो साधने में कामयाब होती है तो बाकी वोटर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नाम पे, योगी जी के नाम पे और तमाम चीजों से जुड़ सकते हैं। खास बात यह होगी कि जाटव बिरादरी का जो भी कैंडिडेट होगा उसके साथ साथ मुस्लिमों की भी एक बड़ी तादाद, जो कि पसमानदा मुसलमान कह सकते हैं, या बिरादरी, ऐसी बिरादरियां जो कि जाटव बिरादरी के साथ रही हैं, कोई ऐसा नाम अगर आता है तो वहां पर अगर उनका साथ भी मिल गया तो ये एक विन विन पोजीशन में जा सकते हैं। ये तमाम रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही। इसके अलावा जयप्रदा जी हैं, वो एक नाम है, सेलिब्रिटी है, और जिस तरीके से एक रणनीति नवाब परिवार ने की, उसके बाद आजम खान परिवार ने की, भारतीय जनता पार्टी का एक एस्पेक्ट ये भी है कि एक ऐसे नाम को, चाहे वो जयप्रदा जी के लेवल पे हो या कोई और हो, वो बाहरी हो, निर्विवाद हो, उसमें जातिगत आधार पर उसमें मुस्लिम भी वोट दे दें, हिंदू भी वोट दे दें, और मुस्लिमों में तुर्क भी आ जाए, थोड़े पठान भी आ जाए, शेख भी आ जाए, तो वो एक इक्वेशन बैठ जाए। ये तमाम अलग अलग एस्पेक्ट हैं जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी अभी अपने कैंडिडेट के बारे में विचार कर रही। जी कासिम सर, बड़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग बात तमकीन साहब बता रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने रामपुर में पसमानदा मुस्लिमों को लुभाने के लिए कार्ड खेला था, कार्यक्रम कराए थे, और अभी भी उनकी तैयारी लगातार इस दिशा में है। वेस्टर्न यूपी को लेकर उनका खासा प्लान है। इसी महीने में वो एक बड़ा कार्यक्रम कराने वाले हैं जो पसमानदा मुस्लिमों के बहाने होगा, और उस वोटर समूह पर उनका निशाना होगा। आपको क्या लगता है कि स्वार टांडा, ये जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है, यहाँ पर अगर बीजेपी, जैसा कि तमकीन साहब कह रहे हैं कि अगर कोई जाटो कैंडिडेट ढूंढ लाती है या कोई हिंदू कैंडिडेट भी देखे, क्या बीजेपी यहाँ आजम खान के तिलिस्म को तोड़ देगी और मुसलमान आजम खान का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाएगा, वो मुसलमान जो उनके जाति से ताल्लुक नहीं रखता है? मुझे लगता है कि अमीश भाई ये बड़ा मुश्किल है। देखिए, ऐसा है कि यहाँ की विधानसभा का जो गणित है और यहाँ की विधानसभा का जो मामला थोड़ा सा जुदा है। और रही बात जाटो कैंडिडेट बनाने की, ये असंभव है। जाटो कैंडिडेट इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाएगी कि जाटो बनाने के बाद भी उसमें उसको बस 50%, 55%, 50, 42%, 45% तो ऊपर वोट पाने की उसकी गुंजाइश नहीं बनती। इतना वोट उनको ऐसे भी मिल रहा है क्योंकि बीएसपी वहां नहीं लड़ती है, तो ऐसे में इतना वोट उनको साथ जा रहा है, तो जाटो कैंडिडेट बनाने की संभावना ना के बराबर मेरे गणित में नहीं आता है। एक चीज इसमें और है। दूसरी चीज ये है कि ये जो पसमानदा की बात आपने की कि पसमानदाओं को लेके भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है,
और ये अंतर जो है वो लखनऊ के उस मंच पे दिखाई दिया जिसमें मोहसिन रजा ने अपने ही विभाग के मंत्री, मोहसिन रजा हज कमेटी के चेयरमैन और मंत्री, उनके विभाग के जो है हज मंत्री हैं वो दानिश आजाद अंसारी। दानिश आजाद अंसारी को उप मुख्यमंत्री के सामने उस कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उनको जिस तरह से उनके साथ पेश आए मोहसिन रजा, तो वो हमें आपको अच्छा नहीं लगा। तो बाकी उनके अंसारी समाज को या पसंद समाज को कितना पसंद आया होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्रवाई न करना, फिर कहना कि हम पसमानदाओं के साथ खड़े हैं, ये सारी चीजें पसमानदा। मैंने एक दिन शायद कहा था, नीरज जी आपके शो में कहा था या कहाँ कहा था, पसमानदा जो है ना, थोड़ा सा अमीश भाई मैं इसमें रोशनी डालता, पसमानदा को आप ओबीसी का, हिंदू का वो तबका समझे जिसमें आप लोधी होता है, चौरसिया होता है, या आपके वो खांटी कट्टर जायसवाल होता है, या क्या कहते हैं साहू वैश्य होता है, ये पसमानदा आप इसको यूं मान लीजिए, जिसको अपने को धार्मिक प्रदर्शित करने में अच्छा लगता है, जो अपने को हाथ में झंडा लेके आगे चलने में अपने को फख्र महसूस करता है, कर्ज तो कहो मैं हिंदू कहने में उसको अच्छा लगता है, टीका तिलक सबसे ज्यादा वो लगाता है, नीरज जी अमीश भाई उसको लगाए हुए कब मिलेंगे। लेकिन जो ये पसमानदा सेम ऐसे है, ये मुस्लिम में पसमानदा तबका जो होता है, पसमानदा के लोग वो अपनी पहचान जाहिर करते हैं, वो आपको टोपी में मिलेंगे, कुर्ते पैजामे में मिलेंगे, जुमे को खास तौर से सफेद को कपड़ों में मिलेंगे, दाढ़ी भी उनके चेहरे पे होगी, वो अपने को मुसलमान प्रदर्शित भी करते हैं, वो दिखाना भी चाहते हैं कि मुसलमान है। तो पसमानदाओं को इस तरह से जाल में जो एक वो देखिए, बीजेपी की प्लानिंग पसमानदा आए ना आए, डिवीजन की एक प्रयास, और उसमें वो कितना सफल होते हैं चुनाव बताएंगे। बात हम लोग कर रहे हैं इस पर्टिकुलर विधानसभा की। शिव बहादुर सक्सेना 2009 में भारतीय जनता पार्टी से निकाले जाते हैं और 2014 में भारतीय जनता पार्टी में वापस आते हैं, और इन 5 सालों में 4 पार्टियों में वो रहते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, निकाले गए, जयाप्रदा के साथ थे, वो समाजवादी पार्टी से लड़ रही थी, उसके बाद वहां से गए, फिर उसके बाद बसपा में गए, फिर बसपा से बाहर चले गए, फिर वो क्या कहते हैं फिर चमरवा विधानसभा से वो उस पार्टी से चुनाव लड़े जो अमर सिंह ने बनाई थी, और उसके बाद फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी में चले आए। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना लालयित है कि वो हमको विधानसभा पहुंचना है, कैसे पहुंचे। आज बेटा पहुंच गया है, वो एक अलग इशू है, लेकिन उनको उस विधानसभा से जहां से 4 बार वो विधायक रहे हैं, इतनी आसानी से नजरअंदाज करेगी भाजपा, मुझे नहीं लगता है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इन सब चीजों को देखते हुए इस सीट को लेके बहुत ज्यादा एकदम जिसको कहिए ना कि ऑन कार्ड, ऑन टेबल, ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड, हर जगह इसकी एक मतलब जैसे माइंडली वॉच करना कहिए, एक एक चीज पे नजर डाल रही है, क्योंकि ये सीट भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर नवेद ने बगावत कर दी, अगर नवेद लड़ने के उतर आए और वो कल बहुजन समाज पार्टी का हाथी लेके आ गए तो, और बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का हाथी कैसे आता है, हाथी का कद देख लीजिए, हाथी का अंदाज देख लीजिए, जैसे गुड्डू जमाली ले आए थे, नवेद ले आ सकते हैं, और उसमें इमरान मसूद ये कह सकते हैं, समझा सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण हम लोग बदल देंगे, आप नवेद को दीजिए, नवेद वहां से जीत चुके हैं, वह जाटो इतना, मुसलमान इतना, आजम से नाराज इतने लोग, फिर क्या होगा। इसलिए बीजेपी इस सीट को इतनी आसानी से, जैसे रामपुर सदर या रामपुर लोकसभा, ये उस तरह से बीजेपी उसको ले ही नहीं रही है, और ये सीट बीजेपी के लिए बड़ी इज्जत और वकार की सीट है, क्योंकि जहां 4 बार, रामपुर में तो भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला, वहां 4 बार विधायक रह चुका है भारतीय जनता पार्टी का, और तब रह चुका है जब भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, मोदी की भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, योगी की भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तब रह चुका, 2 बार मंत्री भी रह चुका, क्योंकि कल्याण सिंह के करीबी थे सक्सेना जी, और कल्याण सिंह उनको टिकट देते थे, और वहां लोधी वोट है भी खूब, लोकसभा में भी, और लोधी वहां का सांसद है, हमने देखा। तो ये समझ लीजिए कि ये जो विधानसभा है, अब्दुल्ला के खाली होने के बाद जितनी चिंता समाजवादी पार्टी के खेमे में, उससे ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, और भारतीय जनता पार्टी की चिंतित होने का कारण 2 है, एक नूर महल और दूसरा शिव बहादुर सक्सेना। ये ऑन कैंप सामने नजर आ रहा हो ना नजर आ रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे इस रणनीति से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अगर अपना दल को नहीं देती है तो फिर हमको आपको तो मौका मिलेगा ही बात करने का, हम लोग 10-15 दिन तो बात इस पे कर ही लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले किसी तरह की बात नहीं चाहती, इस चीज को भी समझना होगा। नवेद नगर मियां क्या इस सीट को अपने बेटे भाई अब्दुल्ला आजम के बेटे की जिंदगी गई, सियासी जिंदगी खत्म हो गई, अब आजम की सियासी जिंदगी शुरू हो गई, तो रामपुर में एक ही मुसलमान तो फिर बचता है जो अपनी सियासी जिंदगी की शुरुआत यहाँ से करना चाहेगा, वरना आजम की सियासी जिंदगी खत्म करने से उनको फायदा क्या मिला। वो उनको जिंदाबाद करने के लिए नहीं बने, वो
तो ये सारे पहलू जो हैं ये बताते हैं कि इस सीट पे जो भी चुनाव होने से पहले ये जो देर हो रही है, जो लेट हो रहा है, सेशन भी हो गया, हाई कोर्ट भी अपील हो गई, अभी किसी तरह की सुगबुगाहट नहीं है। और पहली बार तो ये हो भी चुका है, याद कीजिए कि पूरे 5 साल चुनाव नहीं हुआ, 4.5 साल चुनाव ही नहीं हुआ, सीट खाली पड़ी रही। एक सवाल कासिम सर मैं इसमें और जोड़ देता हूं आपके लिए, और इसी बहाने मैं पोल का भी जिक्र कर दूं यूट्यूब पर, चूंकि हम लोग लाइव हैं, चूंकि आप बात सीट और कैंडिडेट तय करने की हो रही है बीजेपी की तरफ से। हमने यूट्यूब पर अपने दर्शकों के लिए एक पोल पूछा है कि क्या अखिलेश यादव आजम खान की बहू को टिकट देंगे स्वार टांडा से। तो हालांकि आप अपने शुरुआती वक्तव्य में एक बात इसका इशारा कर चुके हैं, लेकिन मैं एक काउंटर सवाल ये करना चाहता हूं कि जब सब कुछ दांव पर है, आजम खान अपने कह लीजिए कि अपने मातहत को उतार कर भी देख चुके हैं, अपनी सीट भी गवा चुके, बेटे की सीट भी गवा चुके, तो ऐसा नहीं लगता है कि आपको कि जब मतलब अंतिम लड़ाई लड़ने की बात आती है तो आदमी अब पूरी ताकत से लड़ता है? तो जैसे नाहिद हसन के प्रकरण में हमने देखा कि कैसे इकरा हसन उतरी और उन्होंने वेस्टर्न यूपी के तमाम माहौल के बावजूद अपने भाई के लिए माहौल बना दिया। तो क्या स्वार टांडा से अखिलेश यादव को ये नहीं करना चाहिए कि आजम खान की बहू को टिकट दे दे, या आजम खान को अपनी बहू को नहीं लड़ाना चाहिए? देखिए, नाहिद हसन से जो आपने इसको जोड़ दिया है, तो इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। नाहिद हसन के साथ वहां के जाट की महिलाओं का वो चुनाव याद परिवार से तुलना की है, परिवार मैं थोड़ा इसकी वजह बता देता हूँ। देखिए, नाहिद हसन से चुनाव हो रहा था, रमजान में हो रहा था, नीरज जी आपको हमें याद है। और जो महिलाएं खड़ी हुई थी, जाट महिलाएं, गुजर महिलाएं, लाइन से खड़ी हुई थी, हिंदू महिलाएं, उन्होंने लाइन छोड़ी, मुस्लिम औरतों को आगे किया कि आपका रोजा है, पहले वोट डाल दो। उसी दिन रिजल्ट समझ में आ गया, नतीजा समझ में आ गया क्या है। नमकीन भाई साथ में बैठे हुए हैं, और इससे पहले आमिर ने वहां से रिपोर्ट भी की है। चमरोवा जो विधानसभा है, उसके अलावा एक SC वहां से रिजर्व विधानसभा है, सिर्फ यादव वही है, और वही सीट भारतीय जनता पार्टी खाली जीती। दूसरी रामपुर में भारतीय जनता पार्टी उस तरह नहीं जीती जो चुनाव से जीती हो। इन सीटों को तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कैसे जीती, क्या हुआ, वो तो एक अलग इशू है। यादव नहीं है इस विधानसभा में जहां चुनाव होगा अब्दुल्ला आजम की सीट, और जब यादव नहीं है तो आजम खान को किसका वोट दिलाएंगे अखिलेश यादव? लोधी वहां के लोधी के साथ है, सैनी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सक्सेना वहां पे सबसे बड़ा इस वक्त चेहरा है इस प्रदेश के 403 विधानसभा में। अगर कोई चेहरा चमक रहा है तो वहां सक्सेना का है, और बाकी फिर वहां पे जो बिरादरियां हैं उसमें आजम खान की पकड़ ज्यादा है, अखिलेश की नहीं है। तो ऐसे में अच्छा, नाहिद हसन के साथ मुसलमान एक मुश्त खड़ा था। यहाँ पर आप ये पाइएगा कि एक तबका ऐसा है उस विधानसभा का कि 40 से 50 हजार रुपए ऐसा तबका है जो आजम खान के साथ नहीं, वो आजम खान को वोट नहीं देगा। अब ऐसे में आजम खान को वोट नहीं देगा तो आजम खान नुकसान में है, तो आप उससे नहीं जोड़ सकते। मेरा अपना मानना है, पोल का रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या, मैं नहीं जानता हूं। मेरा अपना एक लाइन का ये मानना है कि आजम खान के परिवार से कोई कैंडिडेट आजम खान को बनाने को तैयार नहीं होंगे, चाहे अखिलेश यादव उसको टिकट दे दें। ये रिस्क अब आजम खान लेने की बिल्कुल पोजीशन नहीं है। उन्हें मालूम है कि हम इस तरह की बातें कह चुके हैं कि लोकसभा में उन्होंने कहा बेईमानी कर ली गई, विधानसभा में कहा हमारे वोटर्स को निकलने नहीं दिया, फिर एक बार हम कहेंगे हमारे वोटर्स को निकलने नहीं दिया गया। इसके लिए फिर लोग कहेंगे कि आजम अपनी हार को अपने पर्दे के पीछे छुपाते हैं। जब मालूम है वोट नहीं निकलने दिया जाएगा तो आजम ने लड़ाया ही क्यों? जब आपको मालूम है कि नहीं निकलने देगा, नहीं जीतने देंगे, तो आपको लड़ने की क्या जरूरत थी? आप अपने किसी कार्यकर्ता को लड़ते। कुछ लड़ाइयां तो इसलिए भी लड़ी जाते हैं कि हम लड़ते हुए दिखें। तो 2 चुनाव उन्होंने लड़के तो दिखाया कि आसिम ब्रदर लड़े थे, इस बार कोई दूसरा आसिम। मैं बार बार तमकीन भाई से यही तो पूछ रहा हूँ कि इस बार दूसरा आसिम कौन? फिर एक काउंटर सवाल ये होगा, फिर आजम खान और अब्दुल्ला आजम के परिवार की सियासत का क्या होगा? देखिए, उनके परिवार की सियासत का जहां तक ताल्लुक है, उनकी परिवार की सियासत 2024 जो आएगा लोकसभा, ये यहां से फिर शुरुआत मारेंगे। इस उपचुनाव में किसी भी तरह की मैं उनकी एंट्री होते हुए, बीइंग ए पॉलिटिकल एनालिसिस, मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूं, मुझे नजर नहीं आ रहा। 24 में आजम की जिसकी भी एंट्री उनको करानी होगी, चाहे उनकी पत्नी लड़े, चाहे बहू लड़े, चाहे बड़ा बेटा लड़े, लोकसभा से वो उसकी एंट्री कराएंगे, क्योंकि उस समय उस चुनाव का माहौल और होता है, इस चुनाव का माहौल और होता है। अमीश भाई तमकीन साहब, ये सवाल हमने आजम खान और उनके परिवार और किसे टिकट सपा देगी इस पर चर्चा की, लेकिन सैयद कासिम साहब ने जैसा बार बार अंडरलाइन किया कि बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये सवाल तो वाकई महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपना दल बीजेपी मुसलमान को टिकट देगी नहीं, या बहुत ही आश्चर्यजनक बात होगी अगर देंगी, तो शायद इसलिए उन्होंने अपना दल के कोटे से हमजा मियां को चुनाव लड़वा दिया।
तो इस बार क्या कोई वहां सुगबुगाहट है कि बीजेपी, क्योंकि ये जीत की हैट्रिक का भी मौका है, तो ये क्या बीजेपी फिर से गठबंधन के लिए, अपना दल के लिए ये सीट छोड़ेगी, बीजेपी खुद लड़ेगी? बीजेपी खेमे को लेकर वहां पर जमीनी स्तर पर क्या चर्चा है? नीरज जी, इसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ तमकीन भाई के लिए। उस विधानसभा में, उसके मिली हुई विधानसभा में कुर्मी वोट भी बहुत आयत में है। अच्छा। देखिए, स्वार विधानसभा क्षेत्र जिस तरीके से कासिम साहब ने कहा, हकीकत बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी की नाक का भी सवाल है और गले की हड्डी कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। आजम खान साहब के पास खोने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है। जिस तरीके से उनके पूरे राजनीतिक परिवार के 3 मुख्य सदस्य आज ऑलमोस्ट खुद वो डिस्क्वालीफाई हैं चुनाव, वो अपने आप लड़ने वाले नहीं है स्वार से। पत्नी उनकी स्वास्थ्य के हिसाब से भी, वैसे भी मुकदमों के हिसाब से नहीं लड़ेंगी, और खुद अब्दुल्ला आजम जिनकी सदस्यता जाने पर चर्चा हम कर रहे हैं, तो वो भी दोबारा चुनाव लड़ने की स्थिति में अभी नहीं लगता कि होंगे इसमें। तो ऐसी स्थिति में आखिर उनके परिवार से कौन आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और उसमें अदीब आजम जो उनके बड़े बेटे हैं, वो राजनीति से काफी दूर ही रहते हैं। उनका कभी कोई चर्चा नहीं होती कि वो उनका कोई दिलचस्पी हो या उनका वो कोई एक ऑप्शन नहीं मानते। हाँ, बहू के लिए कई बार ये चर्चा हुई और बात आई भी। और जिस तरीके से आशीष जी कह रहे थे, वो एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर लोगों की निगाहें लगी हुई है कि कभी भी उनकी तरफ से जो है वो अगर ये नाम घोषित किया गया है एज ए कैंडिडेट, तो ये एक तुरप का पत्ता होगा और ये बहुत ही ज्यादा मजबूत कैंडिडेट हो सकती हैं, परिवार के होने के नाते, महिला होने के नाते, युवा होने के नाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अलग अलग कह सकते हैं द्वंद में फंसी हुई है। पहला ये है कि क्या अपना दल को दे, जहां 60% मुस्लिम आबादी हो और 40% हिंदू आबादी हो, वहां पर उसमें भी अगर आप बाइफर्केशन करेंगे तो बड़ी तादाद में जो है जाट बरादरी है। मैं आपको बताऊं कासिम साहब को कि जो स्वार विधानसभा का नया परिसीमन है, उसमें लोग वोट बेहद कम है, कुल 2500 वोट है। और इसके अलावा अगर दूसरे नंबर, मतलब पहले नंबर पे अगर आप कहें, तो यहाँ सैनी बिरादरी के लोग हैं। उसके बाद में जो जाटा बिरादरी है वो सबसे अधिक है, जो लगभग 30,000 से भी अधिक जाटा और ये दलित समाज के लोग हैं। और सैनी समाज के लोग 18,000 के आसपास है। 2,500 लोग वोट है। ये हिंदू वोटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप मुस्लिमों में जाते हैं तो वो कुल मिला के अगर देखेंगे तो 60% से भी अधिक है। उसमें तुर्क वोट है, वो सबसे ज्यादा है, 38,000 वोट है। लेकिन जिस तरफ तुर्क बिरादरी के वोट जाते हैं, बाकी अंसारी बिरादरी हो, शेख बिरादरी हो, बंजारा हो, जो ये अलग अलग बड़ी बिरादरियां हैं इस विधानसभा क्षेत्र की, वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ चली जाती हैं। और यही एक वजह होती है कि जो चुनावी नतीजे होते हैं वो बिल्कुल अलग आ जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपना दल को टिकट देती है तो उसकी जो मुख्य दावेदारी है वो है हमजा मियां की। हमजा मियां यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने अब्दुल्ला आजम के मुकाबले में चुनाव लड़ा, हालांकि वो जीत नहीं पाए। लेकिन इस बार उनको चुनौती कई तरीके से मिल रही है। स्थानीय तौर पर एक मुद्दा मैंने जो अभी जिक्र किया था, बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि जोरों शोर से उठाया जा रहा है। क्षेत्र में कई ऐसी बातें आ रही हैं जो कि आप अगर सुनेंगे तो आपको अजीब सी लगेंगी कि लोग ये कह रहे हैं कि इस बार हम अपनी विधानसभा क्षेत्र का ही प्रत्याशी जिताने के लिए, मतलब बाहर का हम नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में हमजा मियां के मुकाबले में खुद अपना दल का ही एक दावेदारी पेश करने वाला आदमी है जो कि खड़ा हुआ है, वो है शफी अंसारी। ये वहां के चेयरमैन रह चुके हैं और बहुत मजबूत राजनीतिक पकड़ है स्थानीय स्तर पर। और वो शफीक अंसारी खुद अपना दल में भी है और दावेदारी पेश कर रहे हैं। लगातार के
वो सूट करता है भारतीय जनता पार्टी के पसमानदा मुस्लिमों के, जो एक आपने कहा कि वो जमीनी हकीकत कुछ और है, लेकिन अगर हम दावों की बात करें, अगर हम नारों की बात करें, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के एक एंगल की बात करें, अगर पसमानदा मुसलमानों को साधना है तो उनको शफीक अंसारी का ज्यादा सर्टेबल होगा, और ऐसे में अंसारी वोट, शेख वोट, बंजारा वोट ये कहीं ना कहीं साध सकते हैं। इसके अलावा जो आप अपना दल को हटा दीजिए, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो निश्चित तौर पर जो आकाश सक्सेना के पिता हैं शिव बहादुर सक्सेना, वो एक मजबूत दावेदार थे वहां पर, मतलब उनका एक अच्छी पकड़ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वक्त में जिस तरीके से विचार कर रही है उसमें कहीं ना कहीं परिवारवाद पे, क्योंकि एक ही जिले में दो अलग अलग कैंडिडेट एक ही परिवार से हों, ये भी आसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना, एक जातिगत आधार को साधना कि और भी जातियां हैं, कुर्मी भी हैं, सैनी भी हैं, लोध भी हैं, तो आप सक्सेना परिवार से दो अलग अलग क्षेत्र से अगर एक ही परिवार के लोग होंगे तो यही वजह है कि शायद भारतीय जनता पार्टी अपने इस मजबूत कैंडिडेट को नजरअंदाज करके दूसरे नामों पर विचार कर रही है। और ऐसे में मैं आपको बताऊं कि जब दूसरा नाम कोई आता है तो या तो सेलिब्रिटी हो, कोई बाहर का हो, निर्विवाद हो, बाहर से आए और सभी का समर्थन मांगे और अपनी एक चुनावी रणनीति बना। लेकिन जो मैंने आपसे पहले बात कही थी कि जाटव समाज में भी काफी जोरों शोर से तलाश जारी है और उसमें कई नामों की चर्चा आ रही जो कि बहुत अहम है। मैं आपको बताऊं, एक यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के संगठन के बहुत मजबूत नेता हैं शांति प्रसाद सागर। वो उस समय के नेता हैं बिल्कुल शुरुआती दौर के, और इतना जबरदस्त उनका संगठन में दखल है, बेहद मेहनत करने वाले हैं और ईमानदार। उनके नाम पर स्वार विधानसभा क्षेत्र में आप ये समझिए शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां पर उनकी पहुंच नहीं है, जहां उनका संगठन नहीं है, जहां उनकी पकड़ नहीं है। और खुद मुस्लिम भी और हिंदुओं में भी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ज्यादातर जैसे सैनी समाज के हैं, मैं उस नारे की बात नहीं कर रहा कि अगर हिंदुत्व के नाम पे हिंदू और मुसलमानों का बंटवारा होता है वो एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन उनके नाम पर हिंदू के साथ साथ मुस्लिम वोट भी एक स्थानीय अगर बात की जाए, देखिए ये बात हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जनता उपचुनाव के बार बार होने से तंग आ चुकी है और अब वो ये सोचते हैं कि ये उपचुनाव जो है यहाँ पर हम अपनी किसी भी इच्छा को, हम अपनी जातिगत आधार को, हम अपनी धार्मिक परिस्थिति को नजरअंदाज करते हुए हम क्षेत्र के विकास के लिए एक बार वोट देते। जिस तरीके से नगर में आपने देखा कि आकाश सक्सेना को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जीत हासिल हुई, उसमें जो भी वोट मिले उनके सोचने का तरीका चेंज हुआ। मुस्लिमों ने ये बात एक्सेप्ट की कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को हम कब तक हमको इससे डराया जाएगा या अछूत बनाकर रखा जाएगा कि नहीं बीजेपी को आप वोट नहीं देंगे, ऐसा अब खत्म हो चुका है। वोट भारतीय जनता पार्टी को दें या ना दें वो एक अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेंस बढ़ी है मुस्लिमों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खासकर ऐसे मुद्दे पर, जैसे अब मैं आपको बताऊं कि स्वार विधानसभा क्षेत्र है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने के बावजूद काफी पिछड़ी हुई है। उसकी वजह यह है कि वहां पर कोई स्थानीय नेता ऐसा नहीं खड़ा हो सका जो वहां के स्थानीय मुद्दों को उठाए। ये इस तरीके से बंटवारा है कि स्वार कस्बा है, एक टांडा कस्बा है और एक दड़ियाल। ये 3 लाख वोटों की जिस तरीके से विधानसभा है उसमें इन तीनों कस्बों में 1 लाख वोट है, 2 लाख वोट जो है वो देहात क्षेत्र में। वहां पर जो शांति प्रसाद सागर जैसे या शफीक अंसारी जैसे लोगों की पकड़ बेहद मजबूत है। और जिस तरीके से अभी नीरज जी ने कहा था कि क्या प्रशासनिक प्रभाव, जिस तरीके से आरोप लगे रामपुर में, क्या वैसा हो सकता है? मैं नहीं समझता, क्योंकि बिल्कुल भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। रामपुर नगर अलग है और स्वार विधानसभा क्षेत्र पूरी तरीके से लंबा चौड़ा फैला हुआ ग्रामीण क्षेत्र का एक विधानसभा है। वहां पर बहुत ज्यादा कोई इस तरीके से नहीं हो सकता कि आप किसी का वोट डलवा दें या किसी का रुकवा दें।
थोड़ा बहुत अगर फर्क पड़ेगा तो उससे नतीजे नहीं बदले जाते। हाँ, ये जरूर है कि आप ये देखें कि अगर कोई ऐसा नाम आता है भारतीय जनता पार्टी से, कोई ऐसा प्रोमिनेंट जाटा उनके नाम, मतलब अभी ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि आज भी वो बहुजन समाज पार्टी में मौजूद हैं और वो उनके जो कह सकते हैं कि उनका इतिहास शुरू से लेकर आखिर तक कुछ भी परिस्थिति हो, उन्होंने कभी बसपा को छोड़ा नहीं है और आज भी बहुजन समाज पार्टी में है। लेकिन अगर ऐसा कोई नाम भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर या उसके बैनर पर आ जाता है तो एक मजबूत दावेदारी पेश करने में सक्षम होगा। ये सारी परिस्थितियां हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी आपने जैसे कहा था वाकई अंतर्द्वंद में है और शायद यही वजह है कि चुनाव घोषित होने में भी देर हो रही है और प्रत्याशी के चयन का भी मसला जो है बहुत गंभीर होता जा रहा है। जी नीरज जी। तमकीन सर, कासिम सर, मैं आपसे एक सवाल लूंगा। ठीक है कि बीजेपी की अपनी दुविधा है, देर सवेर बीजेपी अपनी उस दुविधा का हल निकाल लेगी, लेकिन हमारा चूंकि कार्यक्रम का फोकस आजम खान पर है तो हम फिर आपको वहीं पर लाते हैं कि स्वार टांडा की सीट अगर बीजेपी निकाल लेती है उपचुनाव में तो बीजेपी तो 2024 के लिए एकदम वो मैसेजिंग देगी ना, जैसे आप कह रहे हैं कि 2024 के लिए आजम हो सकता है तैयारी करे और इस बार जाने दें। तो अगर आप रामपुर हारते हैं, उपचुनाव हारते हैं, फिर स्वार टांडा हारते हैं और उसके बाद बीजेपी ये ब्रांडिंग करेगी कि आपके लिए रामपुर में अब कुछ नहीं बचा, आपकी सियासत द एंड, तो आप जब अपनी जमीन को ही खो देंगे। मैं आजम खान और उनके परिवार के बारे में बात कर रहा हूं, तो आप 2024 पर किस नैरेटिव के आधार पर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि फिर 2024 तो मोदी जी का चुनाव हो जाएगा, मोदी जी आएंगे और वो इस बात के लिए तमाम जो आजम खान के ऊपर एक्शन हुए और जो उनकी जो वहां पर उन्होंने अपनी लीगेसी बना रखी थी उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई जो इन सालों के दरमियान हुई, तो उसको तो बीजेपी फिर भुनाएगी ना। तो 2024 में तो ऑलरेडी जमीन खोना रहेगा वो, तो फिर ये क्या आजम खान गिव अप करेंगे इस सीट को जब इतना बड़ा खतरा उनके सामने मौजूद है? देखिए अमीश भाई, ऐसा है ना कि ये जो भी नतीजा निकलेगा इसका रामपुर पे असर नहीं है। रामपुर को मालूम है कि ये चुनाव कैसे हो रहा है, रामपुर को इल्म है कि इस चुनाव में क्या क्या हो रहा है, रामपुर वालों को मालूम है कि वोट किसको दिया गया, किसने वोट डाला है, किसने नहीं डाला है। तो रामपुर ये बात जानता है। रामपुर में इस बात का असर 24 में बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, मोदी जी का रामपुर है, मोदी जी का देश है, मोदी जी का चुनाव है, लेकिन 2024 अभी 19 में उसी रामपुर में आजम जीत के आए हैं और बहुत वोटों से जीत के आए हैं। तो ये कोई बड़ी वो नहीं है घटना की। अच्छा, ये भी नहीं कि भाजपा पहली बार वहां जीत गई रामपुर में, इससे पहले भी लोकसभा भाजपा जीतती रही है भाई। मुख्तार अब्बास नकवी भी वहां से जीत चुके हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि जब आजम खान ने चाहा है तब तक वहां भाजपा को जिता दिया। आज आजम खान खुल के, क्योंकि नवेद खुल के काजिम अली खान चले आए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये कह सकें, लेकिन वहां पर बिना आजम खान की मदद के भाजपा जीत ही नहीं सकती थी। जब जीती आजम खान की मदद रही, वो नवाब परिवार या मान लीजिए कि नूर महल की दुश्मनी में रही। और राजनीति में ये जायज है, राजनीति में तो ये किया ही जाता है। बात जो हो रही है कि आजम खान अपनी क्या गिव अप करेंगे। आजम खान अगर गिव अप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये सवाल सबसे बड़ा है। क्या आजम खान अपनी एक बहू को और ले जाके चुनाव में कुचवा देंगे और उसके बाद फिर आजम खान अपने मन से कहेंगे कि भाई साहब आप लोगों ने फिर वही किया और देखिए प्रशासन ने वोट नहीं डाले दिया और हम लोग फिर उस बाइक को चलाने के लिए मजबूर होंगे? मेरा अपना तजुर्बा करता है और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर्सनल भी कह दूं, मैं 86 से 90 91 बहुत करीब रहा हूँ, बहुत करीब रहा हूँ। और इतना ज्यादा मैं विधानसभा में 20 लाख में उनके कमरे में बैठा हूँ कि अच्छे लोग मुझसे पूछते थे कि किधर से रास्ता खुला है किधर ताला बंद है। मैं आजम खान की को जानते हुए इस बात को कह सकता हूँ कि आजम खान इस उपचुनाव में अपने परिवार को लड़ाने नहीं जा रहे, चाहे अखिलेश यादव कहें की। दूसरी बात यह है कि जो बात हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे जब ये चुनाव हुआ था जिसमें आसिम रजा लड़े थे, हम लोग कह रहे थे कि कोई नॉन मुस्लिम अगर कैंडिडेट आजम खान दे देंगे, अगर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट होता तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो जाती। क्योंकि आप जिस चीज का इल्जाम लगाते हैं ना, तो पोलिंग और पोलिंग बूथ और उसके एरिए, उसके हिसाब से ही तो पोलिंग को डिस्टर्ब किया जा सकता है। लेकिन जब दोनों तरफ से कैंडिडेट एक ही होते तो आप किस पोलिंग को रोकते? अगर आप शहर की पोलिंग को रोकते, जहाँ पे क्या कहते हैं वो रहते हैं तमकीन भाई कासिम, तो जहाँ अमीश भाई और नीरज जी रहते हैं वहां का कैंडिडेट गुजराती का कैंडिडेट लड़ रहा है, फिर उसको भी रोकना पड़ता। तो ये एक दुविधा की स्थिति रहती, काउंटिंग तक कोई नहीं जान पाता कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। जैसे हम लोग बैठ के और कैमरा पर बड़े आराम से आपकी डिबेट में कह देते थे कि भारतीय जनता पार्टी रामपुर ज्यादा वोट से जीतेगी, आजमगढ़ कम वोट से जीतेगी,
और वो नतीजा आया सामने, क्योंकि हमें मालूम था कि क्या होने वाला है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसका पेशखेमा होता है किसी भी चीज का, और बहुत सी बातें ऐसी होती है जो सामने लिखी होती नजर नहीं आती। ये लिखी हुई इबारत है कि आजम अपने परिवार के किसी आदमी को, हालांकि इसमें एक चीज मैं जोड़ दूं और तमकीन भाई से जरूर इस पे मैं कमेंट चाहूंगा, हालांकि अब्दुल्ला आजम जरूर चाहेंगे कि उनके बड़े भाई की पत्नी इस चुनाव में चुनाव लड़ा दी जाए। ये भी आप समझ लीजिए, ये चाहेंगे अब्दुल्ला की वो लड़ा दी जाए, क्योंकि वो अगर लड़ा, और यही एक मुद्दा है जिसपे वो लड़ेंगे नहीं। ये दो चीजें एक साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि वो पहला चुनाव शहीद होने के लिए लड़ेंगे। बहुत शार्प लेडी है, उनका भी ताल्लुक बहुत अच्छा है, जहां तक मैं उनके फीचर्स देख के कह सकता हूँ। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है अमित जी। तो ये एक ऐसी चीज है जो आजम परिवार को यहाँ लड़ने नहीं देगी। दूसरी बात यह है कि इस चुनाव में, जैसा कि वहां का जो अभी तमकीन भाई बता रहे थे, जो गणित है, जो समीकरण है, उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, आजम खान की तरफ से भी कोई नॉन मुस्लिम कैंडिडेट अगर आ जाएगा, तब इस इलेक्शन का रुख देखने वाला होगा। और यही शायद दुविधा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर खड़ा किए हुए, वो इनका इंतजार कर रहे हैं, ये इनका इंतजार कर रहे हैं। जाते जाते आपने एक अलग ही एंगल वाली बात बता दी, जिस पर एक अलग सा डिबेट भी हो सकती है। खैर तमकीन सर, आप कुछ कह रहे हैं? जी देखिए कासिम साहब, मैं तो इस बात से एग्री नहीं कर पाऊंगा कि अब्दुल्ला आजम साहब चाहेंगे कि उनकी भाभी लड़ जाएं। अगर अखिलेश जी चाहें कि अपर्णा यादव जी लड़ जाएं तो शायद वो भी इस बात को तैयार हो जाए अब्दुल्ला आजम। जिस तरीके से वहां इक्वेशन है, लगभग यहाँ पर भी वही चीज है। और इसलिए भी मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि बहुत आसान नहीं होगा कि आजम खान के परिवार से जो एकमात्र इकलौता आज की तारीख में कैंडिडेट है वो उनकी बहू है। मतलब सॉरी, जिस पर विचार कर रहे हैं या चर्चा हो रही है, लेकिन वो उसकी संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। और वजह मैंने आपको बताई कि जिस तरीके से पारिवारिक चीजें होती हैं राजनीति में, तो फिर कौन, ये मैं आपकी बात पूरी तरह मान रहा हूं। और आपको मैं ये बताऊं कि खुद मेरी आजम खान साहब से बात भी अगर हुई है तो उन्होंने चुनाव को ही सरासर नकार दिया है। और उन्होंने अपनी बात इस बात पे नहीं की कि कौन कैंडिडेट होगा, कौन होगा, क्या होगा। उन्होंने कहा चुनाव ही नहीं होगा। जिस तरीके से पिछली बार चुनाव नहीं हुआ और लंबे समय तक विधानसभा खाली रही, पूरी तरीके से वो आश्वस्त हैं, चाहे वो कानूनी दांव पेच हो या जो भी कारण हो, उनको ये लगता है कि हम चुनाव ही इसका उपचुनाव नहीं होगा या ऐसे ही विधानसभा रिक्त पड़ी रही। ये उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है। इसी पर वो काम कर रहे हैं, इसी पर वो प्रयास कर रहे हैं, इसी पर वो कोशिश कर रहे हैं। हाईकोर्ट भी गए हुए हैं। और खास बात यह है कि उनके हाथ में तुरप्ती दुखी हर समय है। आजम खान को कुछ भी नहीं सोचना है, कहाँ से कैंडिडेट लाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उनकी बात को कोई भी प्रेडिक्शन करना या भविष्यवाणी करना बिल्कुल बेकार होगा। वो क्या सोचते हैं वो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आज भी मैं नहीं कह सकता कि वो सोच क्या रहे होंगे, किसको लड़ाने के बारे में सोच रहे होंगे, कहाँ से कैंडिडेट लाएंगे। बड़ी एक लंबी उनके पास फहरिस्त है, वो कहीं से भी ला सकते हैं, परिवार से बाहर भी ला सकते हैं। मैं मानता हूँ इस बात को। और यहाँ तो एक बड़ी जबरदस्त चर्चा है, हालांकि पूरी तरीके से एक ह्यूमर है और वो कोई उसकी आधार नहीं है, लेकिन यहाँ चर्चा ये है कि इन 2-3 हफ्तों में या 1 महीने में या 15 दिन में अचानक ही अब्दुल्ला आजम साहब का निकाह होगा और वो जो बहू आएगी वो लड़ेगी। ये एक चर्चा है और इसका क्या आधार है मैं कह नहीं सकता, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग नाम भी ले रहे हैं। कई नाम आना शुरू हो गए कि भाई वो फलां साहब की बेटी है, फलां नेता की है, या वो है, वो उनसे बात हो रही है और अब बस जल्दी ही निकाह होगा और फिर वो लड़े। ये एक संभावनाएं लोग अपने मन की उपज से निकाल रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरीके से आजम खान इस जगह दुविधा में है, उससे कहीं ज्यादा बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। और उनको ये सीट जीतना एक बड़ा जरूरी भी है अपनी बात को बचाने के लिए और ये स्थापित करने के लिए कि आजम खान का जो वर्चस्व है राजनीति से वो तोड़ने में वो कामयाब रहे। इसके लिए उनको ये सीट जीतना जरूरी होगा। उसी तरीके से आजम खान अगर अपने को विड्रॉ भी कर लेते हैं
जैसा आप कह रहे हैं कि 2024 की तैयारी कर रहे हैं, मुमकिन है कि वो इस मौके पर अपने को विड्रॉ कर जाए, लेकिन तुरप की दुग्गी उनके पास है। ये बात आपने बिल्कुल सही की, आजम खान किसको जिताएंगे वो जरूरी नहीं है, लेकिन किसको हरा सकते हैं इतना दमखम वो रखते हैं। जी बिल्कुल। नीरज जी बहुत अच्छी बात की नीरज जी तमकीन भाई ने, तो वो बहुत दो चीजें बहुत अच्छी हो गई। एक तो पूरा पूरा डिबेट बन गई है कि वह पहले शादी होगी कि पहले चुनाव या फिर चुनाव के लिए शादी होगी। जी तो खैर दोस्तों, हमने YouTube पर आपसे ये सवाल पूछा था। अब देखिए, हमने तो जो मौजूदा बहू हैं शायद उनको दिमाग में रखकर ये सवाल पूछा था, लेकिन तमकीन साहब ने एक भविष्य के लिए भी एक बहू की बात कर दी है। हमने आपसे YouTube पर सवाल पूछा था कि क्या अखिलेश यादव आजम खान की बहू को स्वार विधानसभा के उपचुनाव का टिकट देंगे, तो हमारे 85% दर्शक, करीब 1,500 वोट डला है और 85% दर्शक कह रहे हैं हाँ, बहू को टिकट मिलेगा। वो कौन सी बहू होंगी ये हमें इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, प्रयागराज में चल रहे बुलडोजर हाथरस रेप कांड पर आए फैसले, या फिर विधानसभा में चल रहे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार से इतर एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण सियासी गतिविधि उत्तर प्रदेश में चल रही है, वो आजम खान के इलाके रामपुर, आजम खान के इलाके रामपुर की एक सीट है, स्वार विधानसभा सीट, जहां से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक थे और अब वो सीट खाली है। वहां पर एक विधानसभा का उपचुनाव हो सकता है। अभी कोई तारीख नहीं आई है, लेकिन उसे लेकर उठापटक जारी है। हमने यही समझने की कोशिश की कि अगर विधानसभा का चुनाव स्वार में उपचुनाव अगर होता है तो वहां पर क्या स्थितियां बनती हैं। अपने मेहमानों सैयद कासिम और तमकीन फयाज साहब और अमीर शाह का मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस डिबेट में शिरकत करने के लिए। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार, कल फिर मुलाकात।